हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बैटरियों के बारे में। दोस्तों, ये वैद्युत रसायन का एक्चुअली लैंग्वेज वाला टॉपिक है, तो इसमें आपको थोड़ा बोरिंग तो लगेगा क्लास, परंतु याद रखिए कि मैं इस प्रकार से आपको पढ़ाऊंगा कि बैटरियों में जो प्रकार होते हैं सारे आपको डिटेल से समझ में आ जाएंगे, रिएक्शन। तो अगर मैं बात करूँगा बैटरियों में, तो बैटरियों में आपको दो ही बातें ध्यान रखनी है कि एनोड का काम कौन कर रहा है, कैथोड का काम कौन कर रहा है, और अभिक्रिया क्या हो रही है। एनोड पर और कैथोड पर अभिक्रिया क्या हो रही है, तो वो आपको पता हो जाएगा, तो फिर ये टॉपिक आसान हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, वीडियो का अंत तक देखना। दोस्तों, बैटरियाँ क्या होती है उसको समझना ध्यान से। आप लोगों ने जो टॉर्च होता है ना, दादाजी का टॉर्च देखा होगा, तो उसके टॉर्च में आपने देखा होगा कि 2 3 4 सेल लगे होते हैं। ठीक है, तो वो जो सेल होता है, अगर एक की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे सेल, परंतु उस बैटरी के अंदर आप देखोगे तो 2 3 4 जितने भी हो सकते, 3 हो सकते हैं, ज़्यादातर 4 हो सकते हैं। ठीक है, तो वो 3 होंगे दोस्तों, वो एक के पीछे एक आप लोग लगाते हो। ठीक है, तो इसके बाद में टॉर्च बनता है, मतलब बैटरी बनती है। तो जब एक सेल को आप लोग, एक से अधिक सेल को आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो इससे क्या बनता है दोस्तों, बैटरी बनती है, या उसे हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो सेलों का एक से अधिक सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, श्रेणीबद्ध क्रम में जुड़े होते हैं, तो उनको बोला जाता है बैटरियाँ। ठीक है, अब बैटरियाँ होती है वो कौन सी ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करती हैं, तो दोस्तों बैटरियाँ होती है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अर्थात जो केमिकल होते हैं उसमें कुछ रिएक्शन होगी और उसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेंगे तो विद्युत ऊर्जा, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करते हैं। समझते हैं इसको। देखिए, जब एक से अधिक सेलों को श्रेणीबद्ध क्रम में जोड़ते हैं तब उसे बैटरी बनती है, तब उसे बैटरी कहते हैं। बैटरी रेडॉक्स अभिक्रिया की बैटरी रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। सिंपल याद रखिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है बैटरियाँ। मुख्य रूप से बैटरियाँ दो टाइप की होती है, प्राथमिक बैटरियाँ एंड द्वितीय या संचायक बैटरियाँ। दोस्तों यहाँ से देखिए, प्राथमिक बैटरी, प्राइमरी जो बैटरी होती है वो एक ही बार काम में आती है और अगली बार काम में नहीं आती है। तो मतलब इसको आप एक बार यूज़ करोगे, इसके बाद में पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएगी। कैसे हो जाती है, निष्क्रिय। परंतु दोस्तों आपको द्वितीयक या संचायक, संचायक मतलब स्टोरेज, इकट्ठा। ठीक है, तो संचायक बैटरियाँ, द्वितीयक बैटरी ऐसी बैटरी होती है जिनको आप एक बार यूज़ करोगे तो दोस्तों वो निष्क्रिय नहीं होगी, अक्रिय हो जाएगी। बात को समझना, दो चीज़ें यहाँ पर एक वर्ड आ रहा होगा निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब होता है बिल्कुल काम में नहीं आएगी, और यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी अक्रिय। अक्रिय का मतलब फिलहाल के लिए अक्रिय है, फिर इसको वापस आप चार्ज करोगे तो वो वापस से कैसे हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। तो इसमें देखिए, प्राथमिक बैटरियों में अभिक्रिया केवल एक ही बार होती है, कुछ समय प्रयोग के बाद में ये बैटरियाँ निष्क्रिय हो जाती है। ठीक है, पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, पुनः प्रयोग में इसको नहीं लाई जा सकती है। ठीक है, ये दो टाइप की होती है, प्राथमिक बैटरी होती है, दो टाइप की होती है। एक तो होती है शुष्क सेल जिसको ड्राई सेल बोलते हैं, एंड सेकंड हो जाएगा मरकरी सेल, मर्क्यूरी सेल। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। द्वितीय संचायक बैटरियाँ, सेकेंडरी या फिर हम स्टोरेज बैटरी की बात करेंगे, तो ये उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल होते हैं। उत्क्रमण मतलब दोनों तरफ से चलते हैं, सक्रिय से अक्रिय, अक्रिय से सक्रिय, इस प्रकार से। तो आप इस दोनों तरफ रिवर्सिबल रिएक्शन होती है इसमें। तो उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल होते हैं, इसमें उच्च ऊर्जा पदार्थ शीघ्र अभिक्रिया करके विद्युत धारा को उत्पन्न करते हैं। इसके अंदर उच्च ऊर्जा युक्त पदार्थ होते हैं जो कि इसमें शीघ्र रिएक्शन करते हैं और उससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, और उसके पश्चात वो अक्रिय हो जाते हैं। इसको वापस से हम चार्ज पर लगाते हैं दोस्तों, बाह्य पदार्थ की सहायता से इसको वापस से हम एक्टिव कर सकते हैं, सक्रिय कर सकते हैं। इसके अंदर दो प्रकार होते हैं, लेड संचायक सेल एंड सेकेंड हो जाएगा निकल कैडमियम सेल, संचायक सेल। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अब दोस्तों मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि टॉर्च होते हैं, इसके अंदर सेल होते हैं, यानी कि जो बैटरी होते हैं उसमें सेल होते हैं, वो कैसे होते हैं, प्राथमिक। ठीक है, ये प्राथमिक बैटरियाँ होती है। इसके बाद में जो हाथ की घड़ियाँ होती है उसमें जो बैटरी होती है वो कैसी होती है, प्राथमिक होती है। आ रही बात समझे, मतलब जिसको एक बार यूज़ करोगे इसके बाद काम में नहीं आएगा। परंतु दोस्तों जो कि आपने गाड़ियों में देखी होगी बैटरी, वो कैसी होती है, द्वितीयक या संचायक बैटरियाँ। इसके अलावा मोबाइल की बैटरी, वो भी कैसी होती है, द्वितीयक। आपने देखा होगा मोबाइल का चार्ज खत्म हो जाता है, लो बैटरी हो जाती है, इसके बाद लॉक हो जाता है, इसके बाद वापस से हम चार्ज पर लगाते हैं, रिएक्शन वापस से होती है एंड वापस से सक्रिय होकर के बैटरी वापस से चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो बैटरी होती है जिसको संचायक, स्टोरेज बैटरीज कहते हैं। ठीक है,
तो आपको पता चल गया होगा। इसके भी दो प्रकार है, इसके भी दो प्रकार है, इनके बारे हम लोग आगे पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। अब दोस्तों हम समझते हैं प्राथमिक सेल, प्राइमरी जो बैटरीज होती है उसका फर्स्ट प्रकार है शुष्क सेल, ड्राई सेल। ड्राई सेल के अंदर आपको समझना पड़ेगा कि इसमें एनोड के रूप में कौन है, कैथोड के रूप में कौन है, और सेल अभिक्रिया या फिर एनोड कैथोड पर अभिक्रिया कौन सी होती है, किस प्रकार से रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती है, वो आपको समझना पड़ेगा। आपको सेल कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसमें एक कार्बन की छड़ लगी होती है बीच में, ग्रेफाइट मान सकते हैं आप इसको, ठीक है। एंड साथ में यहाँ पर आपको साइड में ये जो रेड में दिखाई दे रहा है ना, ये वाला साइड में वो होता है जिंक कफ, यानी कि जिंक का पात्र होता है उसके चारों, और उसके बीच में मतलब कि जिंक का कफ है जो कि एनोड के रूप में काम करेगा, और उसके बीच में यहाँ पर एक पेस्ट भरा होता है। वो जो पेस्ट होता है उसको बोलते हैं विद्युत अपघटय। तो विद्युत अपघटय के रूप में एक तो हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, और साथ में जिंक क्लोराइड का नम पेस्ट भरा होता है इसके बीच में। आ रही बात समझ में? अब इसको समझते हैं। शुष्क सेल होता है, इसका जो आविष्कार होता है वो लेक्लांच ने किया था, अर्थात इसको कहा जाता है उसके नाम से लेक्लांच सेल। तो लेक्लांच ने इसका आविष्कार किया था, तो उसी के नाम पर इसको लेक्लांच सेल भी कहा जाता है। इसके बाद में एनोड के रूप में कौन है, तो एनोड के रूप में है दोस्तों जिंक, ठीक है, जिंक का पात्र। जिंक का पात्र जो होता है वो किसका काम करता है, एनोड का काम करता है, मतलब ऑक्सीकरण वहां पर अभिक्रिया होती है। हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, किसी भी सेल की अगर बात करेंगे तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, और कैथोड पर दोस्तों हमेशा अपचयन की अभिक्रिया होती है, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो एनोड के रूप में है जिंक, जिंक का पात्र। कैथोड के रूप में कौन है उसको समझना। तो देखो, एक तो कैथोड के रूप में है ग्रेफाइट, जो हमने रॉड ले रखी है, वो किसका काम करेगी, कैथोड का काम करेगी। और उसके चारों जो भरा गया है पेस्ट, वो क्या है हमारे पास में, MnO2 मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण और साथ में कार्बन से घिरी रहती है। तो ये पूरा किसका काम करता है, ये काम करता है कैथोड का, ठीक है। तो उसको आप शॉर्ट में याद रख सकते हो, मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन, ये किसका काम करता है, कैथोड का। और उसके अंदर जो विद्युत अपघटय भरा होता है वो NH4Cl एंड साथ में ZnCl2, ये अम्लीय माध्यम में होता है, इसको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि एनोड पर रिएक्शन क्या होती है और कैथोड पर रिएक्शन क्या होती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, समझना ध्यान से, यही चीज आपको समझनी पड़ेगी ध्यान से। एनोड पर अभिक्रिया, एनोड के रूप में है आपका जिंक। तो जिंक क्या करेगा, अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। जिंक होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, तो अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, तो ये बन जाएगा Zn+2 एंड साथ में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। तो सिंपल सी बात है, आप देखोगे तो एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीकरण की। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, तो कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब बात करते हैं कैथोड पर। कैथोड पर अभिक्रिया की बात करेंगे, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो आपका NH4Cl होता है वो दोस्तों टूट जाता है NH4 प्लस में एंड Cl माइनस में। आ रही है बात समझ में, NH4 प्लस में एंड Cl माइनस में टूट जाएगा। ये जो आपका NH4 प्लस होता है वो क्या करता है, इस MnO2 के साथ में जुड़ जाता है, मतलब MnO2 होता है उसके साथ में ये क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पर रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगी, आपका MnO2 और साथ में NH4 प्लस आता है इसके साथ जुड़ने के लिए प्लस के फॉर्म में। तो यहाँ पर NH4 प्लस होता है वो 1 है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा जो जिंक ने बाहर निकाला वो, हालांकि 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 लेना चाहते तो यहाँ पर आप NH4 2 ले सकते हो, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन से समझो, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और दोस्तों ये बन जाएगा MnOOH, ठीक है। इसके बाद में NH3 बन जाएगा। हाँ ये बात समझे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, ग्रहण हुआ है, तो ग्रहण हुआ है तो हम इसको कह सकते हैं अपचयन की अभिक्रिया, ठीक है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी आपकी, अपचयन की अभिक्रिया। हाँ दोस्तों, अब इसको अपचयन को एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जो कि Mn2 होगा वो बदल रहा है MnOOH में, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या बदलाव हुआ है वो हम लोग समझते हैं। समझिए,
अगर मैं इसकी ऑक्सीकरण संख्या की बात करूंगा तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो उसको x मान लेंगे, एंड ऑक्सीजन होता है उसके ऑक्सीकरण संख्या होती है -2, और ये संख्या में कितने 2, तो कितना हो जाएगा 2 × 2, और पर किस में हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा -4 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा +4। तो यहाँ पर अभिक्रिया से पहले इसके MnO2 की में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है +4, तो आप इसको समझिए इसकी कितनी है +4 ऑक्सीकरण संख्या। अब बाद में देखते हैं कितनी हो जाती है। MnOH, Mn का x मानना है आपको, एंड O का -2, और ये O इसका भी -2, -2 आपस में जुड़ जाएंगे तो -4, ठीक है। और हाइड्रोजन का होता है +1, तो क्या हो जाएगा +1 बराबर 0, ये कट जाएंगे, -4 बढ़े तो माइनस की संख्या रहेगी -3 बराबर 0, तो x बराबर उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें आपने देखा तो कितनी ऑक्सीकरण संख्या +3 Mn की। तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या बदला हुआ है समझो ध्यान से। ऑक्सीकरण संख्या होती है वो पहले थी भाई साहब +4 और बाद में हो रही है +3, तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ रही है, और कमी आ रही है ऑक्सीकरण संख्या में, तब भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन की अभिक्रिया होती है। ये ध्यान रखना, ऑक्सीकरण संख्या में अगर वृद्धि होती है तो हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है तो हम कहते हैं अपचयन की अभिक्रिया। प्लस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं नोट बात क्या है उसको समझना ध्यान से। इस सेल की खास बात क्या है, तो शुष्क सेल की आयु अधिक नहीं होती। अगर हम इस सेल की आयु की बात करेंगे, समय की बात करें तो कुछ ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि NH4Cl अम्लीय होने के कारण से जिंक पात्र को संक्षारित कर देता है। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि NH4 अम्लीय माध्यम में होता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड होता है वो अम्लीय माध्यम में होता है, और अम्लीय माध्यम होने के कारण से अगर हम सेल का उपयोग कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, सेल पड़ा हुआ है, फिर भी क्या करता है, ये जो आपका NH4Cl होता है वो जिंक के पात्र को संक्षारित कर देता है, और इस वजह से ये सेल होता है उसकी आयु बोले तो वो ज़्यादा नहीं होती है, संक्षारित होने के कारण से खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसका सेल का प्रयोग नहीं किया जाता है, फिर भी ये क्या करेगा, NH4 अम्लीय होने के कारण से जिंक के पात्रों को क्या कर देता है, संक्षारित कर देता है। तो दोस्तों ये था शुष्क सेल। तो दोस्तों इसका उपयोग 2 रूप में किया जाता है। देखिए पहला है ट्रांजिस्टर और दूसरा हो जाएगा घड़ियों में। तो ट्रांजिस्टर और घड़ियों में इस सेल का प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम पढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, अब हम सेकंड पढ़ते हैं मरकरी सेल। प्राथमिक सेल का सेकंड प्रकार है मरकरी सेल। मरकरी सेल होता है, इसकी बात करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से दिखाई देता है, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ पर एनोड के रूप में कौन है, तो एनोड के रूप में दोस्तों हो जाएगा जिंक मरकरी। अब जो जिंक और मरकरी साथ में है तो उसको बोलते हैं अमलगम। क्या बोलते हैं इसको, अमलगम बोलते हैं, ओके। इसके बाद कैथोड का काम कौन करता है, तो कैथोड का काम करता है मरकरी ऑक्साइड, साथ में कार्बन का पेस्ट, ठीक है। तो मरकरी ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट कैथोड का काम करेंगे, एंड अमलगम जो होगा जिंक मरकरी अमलगम वो करेंगे एनोड का काम। अब दोस्तों विद्युत अपघटय के रूप में हम काम में लेते हैं एक तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और साथ में जिंक ऑक्साइड का पेस्ट दोनों का, ठीक है। तो ये हो जाएंगे विद्युत अपघटय के रूप में। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका अगर उपयोग की बात करेंगे तो श्रवण यंत्र है ना, श्रवण यंत्र सुनने वाले यंत्र होते हैं उनमें, एंड साथ में घड़ियों में प्रयोग किया जाता है जिसमें कम विद्युत की मात्रा चाहिए। मतलब ऐसी युक्ति है जिसमें विद्युत की मात्रा कम चाहिए, ऐसी युक्तियों में किस सेल का प्रयोग किया जाता है, मर्क्यूरी सेल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसका सेल विभव होता है 1.35 वोल्ट। दोस्तों मैंने आगे पढ़ाया था अभी जस्ट शुष्क सेल, उसका नहीं बताया था, उसका होता है 1.5 वोल्ट। कितना होता है, 1.5 वोल्ट विभव होता है, और इसका कितना है 1.35, ओके, मतलब इसका कम है थोड़ा। अब इसमें चित्र में डायग्राम आप देख के समझ सकते हो। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो है एनोड का काम करता है, और उसके ऊपर जो लगी हुई टोपी के समान लेयर होती है उसको बोलते हैं एनोड टोपी। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर एक सेपरेशन मिलेगा आपको, यानी कि इसको पृथक्कारी बोलते हैं, जो कि दोनों हिस्से को अलग करता है, एंड साथ में नीचे वाला जो हिस्सा है वो कैथोड का काम करता है, ठीक है। और यहाँ पर जो साइड में जो जिससे कवर होता है उसको बोला जाता है सेल कैन, यानी कि डिब्बा, ओके। और यहाँ पर एक गैस्केट बने होते हैं जो कि एनोड में है ना, हालांकि इसमें भी होंगे बट डायग्राम इतना अच्छा सा मैंने नहीं बनाया, जितना कोशिश की है अच्छा सा बनाने की, तो आप समझ सकते हो। ये इसको बोलते हैं गैस्केट, ठीक है। तो हमको ये डायग्राम मिल जाता है मर्क्यूरी सेल का। एग्जाम में आपको डायग्राम नहीं बनाना है ना।
आपको सिर्फ अभिक्रिया समझनी है। अब हम समझते हैं एनोड पर अभिक्रिया। एनोड पर क्या होता है आपको मैंने पहले बता दिया, ऑक्सीकरण होता है। एनोड का काम कौन कर आपका, जिंक मरकरी अम्लगम। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा जिंक मरकरी अम्लगम, और ये जिंक मरकरी अम्लगम होता है दोस्तों, वो क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर करता है। यहां पर समझना एक चीज, ये जो आपका KOH होता है वो टूटेगा K+ एंड OH- में। तो K+ और OH- में टूटेगा। जहां पर OH- होता है ये होता है दोस्तों, ये इसके साथ में जुड़ेगा, तो यहां पर अपना आएगा OH-। तो अपने में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल करके यहाँ पर जिंक के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। अब जिंक के साथ में पूरी तरह से कनेक्ट नहीं होगा, हम लोग यहाँ पर समझने के लिए 2 OH लेते हैं। कितने लेते हैं, 2 OH। इसका मतलब मैं समझाता हूँ, OH एंड OH। समझो, ये जो आपका O होता है वो सीधा आपका जिंक के साथ में अलग हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन करके, और आपस में HHO मतलब H2O के फॉर्म में जल बाहर निकल जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो जिंक होगा, उसने बनाया जिंक ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड दोस्तों होता है सॉलिड फॉर्म में, अवक्षेप के रूप में होता है। ओके, एंड साथ में क्या बना हमारे पास में, एक H2O बना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, तो एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीकरण। ठीक है, ये आपको नहीं करना है, एग्जाम में समझने के लिए आप लिख सकते हैं इसको। अब हम बात करते हैं कैथोड पर अभिक्रिया। दोस्तों कैथोड के रूप में काम कौन करता है, तो कैथोड के रूप में है HgO। ठीक है, और कार्बन का पेस्ट है वो नहीं लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर आ जाएगा मेन है अपना मरकरी ऑक्साइड। ये मरकरी ऑक्साइड होता है जो भी आपका एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई है उसमें इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण करेगा, साथ में ये पोर्शन भी आ जाएगा H2O एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, पहले हम H2O को लिख लेते हैं, H2O और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। समझना इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर, इसने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। एक तो आपका Hg होता है दोस्तों, वो Hg लिक्विड फॉर्म में अलग हो जाएगा, साथ में ये वापस से टूटेगा HO फिर H। ठीक है, अब ये H2O टूटा है आपका H+ एंड OH- में। यहां से ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये वाला ऑक्सीजन इस H के साथ में जुड़ करके OH- बना देगा, और यहाँ पर OH- बनेगा। तो ये OH- जिस प्रकार से आए थे उसी प्रकार से यहाँ पर बाहर निकलेंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। ठीक है, बाहर तो नहीं बट 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लेंगे, ग्रहण, और वापस से क्या बन जाएंगे, 2OH-। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किसने किया, इसने, और आपका Hg होता है लिक्विड फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, यही कौन सी अपनी रिएक्शन है, यही हमारी रिएक्शन है अपचयन। आ रही है बात समझ में। अब दोस्तों हम सेल अभिक्रिया देखते हैं। सेल अभिक्रिया का मतलब होता है जो भी 2 अभिक्रिया हो रही है इनको जोड़ देना है। अब जो कट रहा है ऑपोजिट इसको तो काट देंगे हम लोग। यहाँ से देखिए 2 OH से कट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से कट जाएंगे, और यहाँ से H2 होता है वो H2 से कट जाएगा। देखो यहाँ पर समझना, जो आपका उत्पाद होगा वो अभिकारक से कट, उत्पाद होगा अभिकारक से कट जाएगा, एंड अभिकारक उत्पाद से कट जाएगा, वैसे समान चीज। तो यहाँ से एक तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, एंड H2O से H2O जाएगा, एंड 2OH- से 2OH जाएगा। तो जो बचा उसको हम लिख लेंगे, क्या बचा आप देख सकते हैं आराम से। एक तो अपना है अम्लगम, इसके बाद में इसमें क्या बचा, तो इसमें एक तो HgO, और इसके बाद ये तो गया। ठीक है, आगे यहाँ से बचेगा जिंक ऑक्साइड, और साथ में यहाँ से कोई नहीं बचेगा, यहाँ से Hg बचेगा लिक्विड फॉर्म, और ये कहलाएगी पूरी संपूर्ण सेल अभिक्रिया या सेल अभिक्रिया। तो दोस्तों इस प्रकार से रिएक्शन होती है
किस में, मरकरी सेल में। तो आप आराम से अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ दोस्तों, अब हम समझते हैं द्वितीय संचायक बैटरियों के दो प्रकार, जो कि हैं लेड संचायक सेल पहला प्रकार। दोस्तों अब द्वितीय के संचायक बैटरियों में हम एसएसएल का प्रयोग करेंगे या एसएसएल के बारे में समझेंगे, जिसका प्रयोग करते हैं तो वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, यानी कि वो अक्रिय हो जाते हैं और बाद में फिर उसको चार्ज करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हम अगर सेल अभिक्रिया लिखेंगे, संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिखेंगे तो वो हो जाएगी डिस्चार्ज की, और फिर बाद में इसको हम उल्टा करके लिखेंगे तो वो हो जाएगी चार्जिंग की अभिक्रिया। आ रही बात समझे? जब मैं कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में समझो ध्यान से क्या हो रहा है। दोस्तों लेड संचायक सेल जो होता है इसमें एनोड लेड का बना होता है, लेड मतलब पीबी, ठीक है, लेड। और इसके बाद में कैथोड होता है वो PbO2 लेड डाइऑक्साइड से भरे हुए लेड के ग्रिड होते हैं, जो कि आप आराम से देख सकते हो, जो में जहां पर मैंने शेडेड कर रखा है ना, ऐसे ऐसे, वो है लेड डाइऑक्साइड, ठीक है। और जहां पर मैंने शेडेड नहीं किया है वो है केवल लेड। तो हम लोग क्या करते हैं, लेड के 3 रॉड ऐसे लेते हैं और इसके बाद में वो काम करेंगे एनोड का। आ रही बात समझ में? एंड लेड डाइऑक्साइड होते हैं वो भी हमने कितने लिए, 3 रॉड लिए, और वो किसका काम करेंगे, कैथोड का। लेड डाइऑक्साइड होते हैं वो लेड में ग्रिड के रूप में भरे जाते हैं, तो मतलब PbO2 से भरे हुए लेड के ग्रिड जो कि कैथोड का काम करते हैं। इसके अंदर अगर देखा जाए विद्युत अपघटय के रूप में तो हम 38% लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि भरा गया है वो क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। काम कैसे करता है सेल को समझना, बात को ध्यान से। हम सबसे पहले बात करेंगे एनोड पर अभिक्रिया। दोस्तों एनोड के रूप में कौन है, लेड, सेम कंडीशन आ जाएगी, लेड सॉलिड फॉर्म में। यहां से आपको पता है कि ये जब टूटेगा तो एक तो H+, हालांकि 2H+ में, एंड SO4 -2 में टूटेगा। ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये SO4 -2 होता है वो हमेशा एनोड और कैथोड दोनों अभिक्रियाओं पर जुड़ने के लिए जाएगा, SO4 -2। लेकिन जो H+ होता है वो केवल कैथोड पर जाएगा। अब कैसे वो समझेंगे, तो यहाँ पर आपका SO4 -2 आयन होता है वो किससे जुड़ने के लिए जाएगा, Pb के साथ में, लेड के साथ में। तो यहाँ से आ जाएगा अपना SO4 -2, परंतु वो किस में है, जलीय रूप में है, तो हम लिख सकते हैं एक्वस, AQ। अब दोस्तों ये जो आपका Pb होता है वो Pb अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो वो बन जाएगा Pb+2। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बाहर। ये जो Pb+2 होता है वो SO4 के साथ में जुड़ जाएगा, तो इसके साथ में जुड़ करके बनाएगा PbSO4, और PbSO4 सॉलिड के फॉर्म में होगा और ये नीचे तली में आके बैठ जाएगा। आ रही है बात समझे? वापस समझो इसको। विद्युत अपघटय H2SO4 टूटेगा 2H+ SO4 -2 में। एनोड पर अभिक्रिया की बात करेंगे तो एनोड पर है लेड, एनोड का काम लेड कर रहा है, उसके साथ में जुड़ने के लिए आएगा SO4 -2। तो लेड अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके बना रहा है Pb+2। ये Pb+2 इसके साथ मिलकर के बन जाएगा सॉलिड अवक्षेप के रूप में, वो नीचे जम जाएगा एंड आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। ठीक बात है। अब समझते हैं हम लोग आगे कैथोड पर अभिक्रिया। दोस्तों कैथोड के रूप में काम कौन कर रहे हैं, PbO2। तो यहाँ से आ जाएगा PbO2। PbO2 होता है सॉलिड फॉर्म में, जो कि आप देख सकते हैं आराम से। अब PbO2 क्या करेगा, ऑक्सीकरण में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले उसको ग्रहण करने की कोशिश करेगा, परंतु एक बात मैंने आपको बताई थी कि SO4 -2 इसके साथ भी जुड़ने के लिए जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पर Pb है और Pb जहाँ पर है वहाँ पर SO4 जुड़ करके क्या बनता है, PbSO4 सॉलिड। तो यहाँ से भी एक बात तो कंफर्म है कि इधर भी हमारे पास में SO4 -2 आएगा एक्वस फॉर्म से। समझना दोस्तों बात को ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ पर अलग है क्या। अब जैसे आपको पता है कि SO4 -2 इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो ये Pb होगा, वो Pb इसके साथ जुड़ जाएगा, तो वो तो बन जाएगा PbSO4। इसको मैं लिख देता हूँ, वो तो बन जाएगा PbSO4 सॉलिड फॉर्म में।
परंतु दोस्तों इसके साथ में O2 है। अब O2 कैसे करेगा, कहाँ जाएगा, तो कहाँ जाएगा, तो इसके लिए अब हमारे पास में 2H+ होते हैं, वो यहाँ पर एंट्री मारते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2H+, परंतु यहाँ पर 2 O2 है, तो 2 जल के अणु बाहर निकालने पड़ेंगे, तो हमको 4H+ की जरूरत पड़ेगी और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए वो। अरे कोई कठिन बात नहीं है भाई, PbO2 होता है वो कैथोड का काम कर रहा है, इसके साथ में जुड़ने के लिए, Pb के साथ जुड़ने के लिए SO4-2 आएगा, परंतु यहाँ पर ऑक्सीजन है, परंतु एक ऑक्सीजन नहीं है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन से कितने H2 बनेंगे, 2 जल के अणु बनेंगे, तो जो 2 जल के अणु बनेंगे तो H2 कितने चाहिएंगे हमको, 4, मतलब हाइड्रोजन 4 चाहिए, तो H2 2 चाहिए, तो 4 हाइड्रोजन ले लिए, तो इसके साथ में जुड़ेंगे 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, 2 H2, तो सेम बात है यहाँ पर 2H2। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, अब चयन की। अब सेल अभिक्रिया लिखते हैं, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। देखिए यहाँ से एक तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, ये वाला चीज़। इसके अलावा क्या कट सकता है, इसके अलावा तो यहाँ पर कोई कटने वाला तो है नहीं, तो सेम पूरा आ जाएगा। Pb सॉलिड फॉर्म में प्लस SO4, इसको पहले लिख लेते हैं, PbO2 सॉलिड फॉर्म में। यहाँ से देखना, समझना ध्यान से बात को। SO4-2, SO4-2, 2 SO4-2, यहाँ पर है 4H+, तो 4H+, इसको अलग से ही समझाता हूँ मैं, क्योंकि आप फिर वापस में समझोगे नहीं। SO4-2 है, उसको अगर 2H+ मिल जाए तो ये बन जाता है H2SO4। आ रही बात समझे, और वापस से SO4-2, उसको भी 2H+ मिल जाता है, तो वो भी क्या बन जाता है, SO4, H2SO4। 2H+ यहाँ से इसके साथ जुड़ेंगे तो वो बन जाएगा H2SO4, फिर 2H+ इसके साथ जुड़ेंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, H2SO4। तो कितने H2SO4 बनेंगे, 2, तो इसको आप आराम से लिख सकते हो जोड़ के 2H2SO4। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन तो गए, अब तो उत्पाद की बात है। इसमें उत्पाद क्या बना, PbSO4, इधर कौन बना है, PbSO4, तो इसको हम अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, 2 PbSO4 लिख देते हैं सॉलिड फॉर्म, एंड साथ में 2 जल के अणु बने हैं, तो 2H2O लिक्विड फॉर्म। दोस्तों ये तो होती है डिस्चार्ज की अभिक्रिया, मतलब जो सेल काम कर रहा है, तो सेल काम कर रहा है तो वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये तो हो गई डिस्चार्ज की अभिक्रिया। जब ये सेल अक्रिय हो जाता है तब हम लोग क्या करेंगे, बाह्य कोई पदार्थ होता है, स्रोत होता है, इसके माध्यम से इसको वापस चार्ज करेंगे, तो यहाँ से अब अभिक्रिया क्या होगी, उल्टी बहना स्टार्ट होगी। समझना बात को ध्यान से, लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जैसे जैसे सेल काम करता जाएगा वैसे वैसे लेड पर और लेड ऑक्साइड पर PbSO4 लेड सल्फेट जमता जाएगा, और यहाँ विद्युत अपघटे में से H2SO4 की घनत्व की मात्रा होती है वो कम होती जाएगी। वापस से समझो, जैसे सेल काम करता है तो PbSO4 होता है, वो दोनों इलेक्ट्रोड मतलब लेड डाइऑक्साइड और लेड दोनों पर जमा होता जाएगा, और विलयन में या फिर विद्युत अपघटे होता है आपका तनु H2SO4, उसका घनत्व कम होता जाएगा, तो सेल अक्रिय हो जाएगा। फिर हम इसको चार्ज करते हैं बाह्य स्रोत के माध्यम से, तो फिर दोस्तों आपका जो बना हुआ था PbSO4, ये जो रिएक्शन होती है वो उल्टी होगी, फिर आपका वापस से यहाँ पर Pb यानी कि लेड बनता जाएगा, और यहाँ पर लेड SO4 बनता जाएगा। किससे, तो जो बना है PbSO4 उससे, मतलब अभिक्रिया उल्टी हो जाएगी। फिर वापस से यहाँ पर तनु H2SO4 की घनत्व की मात्रा होती है वो बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये है डिस्चार्ज की अभिक्रिया, या डिस्चार्ज हो रहा है सेल। अब इसी अभिक्रिया को मैं उल्टा कर दूं,
ये तो हो गई डिस्चार्ज की, इसे अभिक्रिया को उल्टा कर दूँ तो ये हो जाएगा चार्जिंग। हाँ दोस्तों, अब ये जो लैंग्वेज होती है इसको मैंने लिख दी है। जब सेल कार्य करता है तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर, 2 इलेक्ट्रोड इस पर, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर PbSO4 सॉलिड बनता है, वह H2SO4 का घनत्व कम हो जाता है। तब हम कह सकते हैं कि सेल को वापस से चार्ज करना है, तो चार्ज करने की आवश्यकता होती है। जब इसको चार्ज करेंगे अतः पुनः वापस से लेड होता है, उसका इलेक्ट्रोड वापस से जमा हो जाता है, एंड लेड डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रोड भी वापस जमा हो जाता है और वापस से H2SO4 का घनत्व बढ़ जाता है। तो ये होता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की अभिक्रिया, ठीक है, रिवर्सिबल। और ये एनोड और कैथोड पर अभिक्रिया। तो ये सेल हमारा था लेड संचायक सेल। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, हम एक लास्ट सेल पढ़ते हैं, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अब हम समझते हैं लास्ट एंड फाइनल है द्वितीयक सेल का निकल कैडमियम संचायक सेल। निकल कैडमियम संचायक सेल होता है, इसका मैंने डायग्राम हालांकि नहीं बताया, यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। दोस्तों निकल कैडमियम संचायक सेल होता है, इसमें आप देखोगे तो इसमें एनोड होता है वो कैडमियम का होता है, यानी कि कैडमियम का कार्य, कैडमियम होता है वो एनोड का काम करता है। इसके अलावा कैथोड होता है, इसके रूप में हम लेंगे निकल डाइऑक्साइड। निकल डाइऑक्साइड होता है वो कैथोड के रूप में काम करेगा। दोस्तों ये जो सेल होता है निकल कैडमियम सेल, उसमें विद्युत अपघटय हो जाएगा KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यह एक महत्वपूर्ण संचायक सेल है जिसकी कार्य अवधि लेड संचायक सेल से अधिक होती है, परंतु इसमें लगने वाला लागत भी अधिक होती है, तो खर्च भी ज़्यादा आता है, और साथ में इसकी जो अवधि होती है, समय है ना, वो लेड संचायक सेल होता है उससे ज़्यादा होती है। हालांकि ये बेटर है, मतलब अच्छा है, परंतु इसमें लागत होती है ज़्यादा होती है। निकल कैडमियम सेल के अभिक्रिया को समझते हैं, जिसमें एनोड पर अभिक्रिया, एनोड के रूप में कौन है, कैडमियम। आपको बताएं कैडमियम होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा। और दोस्तों यहाँ से समझना, जिस प्रकार से आगे हो रहा था वैसा ही होगा कि यहाँ पर KOH होता है, आप टूट जाएगा तो ये बन जाएगा K+ एंड OH-। ये जो OH- होता है वो इसके साथ में जुड़ने के लिए जाएगा, जिससे कैडमियम होता है वो अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, तो ये बन जाएगा कैडमियम+2। ठीक है, तो ये OH होता है वो जुड़ने के लिए जाएगा किससे, कैडमियम से। तो यहाँ से एक तो आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और साथ में कैडमियम ऑक्साइड बन जाएगा। परंतु दोस्तों यहाँ पर हम संख्या में इसको लेंगे 2, तो 2 लेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, यहाँ पर कैडमियम से 2 इलेक्ट्रॉन। और बाकी कौन बचा, देखो एक तो है OH, दूसरा है OH। एक तो आपका कैडमियम होता है वो O के साथ मिल करके कैडमियम ऑक्साइड बन जाएगा, बाकी ये होता है आपस में जुड़ करके H2O बन जाएगा। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं H2O+2 इलेक्ट्रॉन्स, ये लिक्विड फॉर्म में होगा। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। कौन सी अभिक्रिया होती है आपको पता है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। अब बात कर लेते हैं कैथोड पर अभिक्रिया। दोस्तों कैथोड के रूप में कौन है, तो कैथोड के रूप में है निकल डाइऑक्साइड। निकल डाइऑक्साइड होता है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये दोस्तों क्या करता है, इस OH के साथ मिल करके ये बनाता है निकल ट्राईहाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, निकल ट्राईहाइड्रोक्साइड। वापस समझो इसको, कैथोड की अभिक्रिया हम समझेंगे तो कैथोड के रूप में निकल डाइऑक्साइड, निकल डाइऑक्साइड OH के साथ मिल करके ये बनाता है निकल ट्राईऑक्साइड। तो अब निकल ट्राईऑक्साइड होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा जो एनोड पर है वो, तो निकल OH होल ट्राईहाइड्रोक्साइड होता है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर हम इसकी संख्या लेंगे 2। समझना बात को ध्यान से। एक तो यहाँ से बन जाएगा निकल डाइहाइड्रोक्साइड, संख्या में 2। अब समझना, निकल है 2, निकल है 2, OH कितने हैं, 3 दूनी 6, और यहाँ पर कितने हैं 4, 2 2 4, तो 2 बाकी बचे, वो 2 होंगे OH, वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जिस प्रकार से पहले आए थे उसी प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बनाएंगे 2 OH-। और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। तो इससे कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन की अभिक्रिया होती है। ये दोस्तों होता है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, ये हो जाएगा सॉलिड फॉर्म, ये हो जाएगा एक्वस फॉर्म।
आ रही बात समझे, ये एक्वस फॉर्म में होगा, सॉलिड लिक्विड फॉर्म। ओके, कैसा होता है संपूर्ण सेल अभिक्रिया, जो कटा है इसको काट देंगे हम लोग। एक तो आपका 2 OH से 2 OH कट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, और तो कुछ कटने वाला है नहीं। अब तो पूरा लिखो, कैंडियम सॉलिड प्लस कैथोड में 2 NaOH होल ट्राइस एंड प्लस, इधर से कोई नहीं, इधर से कोई नहीं है, आगे कैंडियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ से निकल OH होल ट्वाइस, ये भी सॉलिड फॉर्म, और साथ में यहाँ से H2 लिक्विड फॉर्म में। दोस्तों ये तो हो जाएगी डिस्चार्ज की अभिक्रिया, जब सेल काम कर रहे हैं तब। अब उल्टा बात करेंगे तो चार्जिंग की अभिक्रिया, जब इस अभिक्रिया को उल्टा कर देंगे तो वापस से सेल चार्ज हो जाएगा, फिर वापस से काम करेगा तो ये बनेगा। इस प्रकार से ये निकल कैंडियम सेल होता है वो कार्य करता है। एक बार इसको वापस समझो, एनोड का काम कर रहा है कैंडियम, कैंडियम होता है विद्युत अपघट्य OH को साथ जुड़ने के लिए, यहाँ पर अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, जिससे ये बन जाएगा कैंडियम +2। ये एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कैंडियम ऑक्साइड बनाता है, और साथ में जो बाकी बचे हैं HHO, ये H2 बन के अलग हो जाता है, एंड 2 इलेक्ट्रॉन आपका कैंडियम बाहर निकाल देता है। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। कैथोड पर बात करेंगे तो कैथोड के रूप में काम करता है आपका निकल डाइऑक्साइड। निकल डाइऑक्साइड होता है वो इसके साथ मिलकर के ये बनाता है निकल हाइड्रोक्साइड, ट्राई हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो यहाँ से निकल हाइड्रोक्साइड होता है वो जो भी कैंडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाले उसको रिसीव करता है, ग्रहण करता है, इसके पश्चात ये बन जाता है निकल हाइड्रोक्साइड परंतु डाई हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से जो आपका OH बचेगा वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वापस से 2OH- बन जाएगा। इसमें जो ऑपोजिट होता है वो कट जाएगा, जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, 2OH-, 2OH-, तो ये और इसके अलावा यहाँ से कैंडियम ऑक्साइड ये, और साथ में H2O, ये पूरी हो जाएगी डिस्चार्ज की अभिक्रिया। इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये पहले आ जाएगा और ये बाद में, तो ये हो जाएगी चार्जिंग की अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन इसको बोलते हैं, और इस प्रकार से आपका सेल काम करता है। दोस्तों जितना हो सके उतना मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, इसके डाउट है, या फिर कोई गलत चीज़ मैंने पढ़ा दी है तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।